प्रिय विद्यार्थियों, इनसाइट एकेडमी अबोहर परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर विनोद शर्मा आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप इस देश के कर्णधार हैं। आजकल के प्रतियोगिता के कठिन दौर में हम सब संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों ने ऐसे नए नए हालात पैदा किए हैं कि सब के सब एक दुविधा में पड़े हुए हैं। जहां इनसाइट एकेडमी अबोहर ने ऑफलाइन तैयारी करवाकर सफलता का परचम लहराया है। यहाँ के अनुभवी और विषय विशेषज्ञों की टीम ने सघन और श्रेष्ठ तैयारी करवाकर सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार किया है। एकेडमी के शानदार परिणामों के कारण दूर दराज रहने वाले छात्रों ने हमसे संपर्क किया और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने का आग्रह किया। ऐसे में नवाचार को स्वीकार कर इनसाइट एकेडमी अबोहर ने आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की में तैयारी कर रहे युवाओं को सुविधा प्रदान करने का निश्चय किया और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का उद्देश्य रखा है। तो आइए आप भी हमारी और आपकी इनसाइट एकेडमी की अबोहर के परिवार का हिस्सा बन जाइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। औरों को यही करने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। मैं डॉक्टर विनोद शर्मा आपको मास्टर कैडर में हिंदी विषय के बारे में बताने और सिखाने का कार्य कर रहा हूं। आज हमारी कक्षा में हिंदी की भाषा और लिपि के विषय में व्याख्यान रहेगा। आशा करता हूं कि लेक्चर के अंत तक आप जरूर कुछ न कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर शुरू करें, मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक सूचना दे रहा हूं कि आप सब विद्यार्थियों की सुविधा हेतु हमारी एकेडमी की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप का एक संचालन किया जा रहा है, जो बिल्कुल फ्री है। ये बनाए गए हैं ग्रुप हमारे द्वारा। इन ग्रुप में डेली कक्षाओं के लिंक और उन कक्षाओं की फ्री पीडीएफ भेजी जाएगी। इसके लिए आप जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने का जो पैटर्न है, व्यवस्था है, वो इस रूप में है कि आप सबसे पहले अपना नाम, फिर जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं उस विषय का, और उसके बाद में मेल और फीमेल यानी कि आपका जो जेंडर है उसके बारे में आप सूचित करते हुए और नीचे लिखे हुए जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर आप मैसेज करेंगे। जिसके बाद हम आपको आपके हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन करवा लेंगे। उसके बाद जो भी सूचनाएं रहेंगी एकेडमी की तरफ से वो हर बार आपको मिलती चली जाएगी। अब हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा। इस कक्षा में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो विषय है वो हिंदी है। तो हिंदी एक शब्द है, पहले आप इसी की बात कर लें। इस हिंदी को सीखने के लिए, इस हिंदी को जानने के लिए हमें पहले आपको ये बताना होगा कि आप इस हिंदी शब्द के अर्थ क्या जानते हैं। देखिए, जिस संसार में जितने भी शब्द हम बोलते हैं उनमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक शब्द है जो सार्थक है, दूसरे वो हैं जो निरर्थक है। तो जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे शब्दों को हम अपनी भाषा में या अपनी बोली में प्रयोग नहीं के बराबर करते हैं। लेकिन जो सार्थक शब्द होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि शब्द हिंदी लिखा हुआ है, इस हिंदी का अर्थ क्या है। यदि आपसे कोई पूछ ले, कोई भी आपका साथी पूछ ले, आपके गुरुजन पूछ ले, कोई और पूछ ले कि हिंदी शब्द बोलने का अर्थ क्या है, तो यदि मोटे रूप में आप देखें तो हिंदी एक भाषा का नाम है। इतना हम जानते हैं। जैसे पंजाबी है, उर्दू है, या तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, वैसे ही हिंदी भी एक भाषा है। यदि थोड़ा सा और बृहद इसको कर ले अर्थ, तो हिंदी का अर्थ एक होता है हिंद देश में बना हुआ कोई भी सामान। आगे हम डिटेल से बात करेंगे, कैसे बताऊंगा आपको मैं। जो सामान कौन सा, जो हिंदुस्तान में बना हुआ है वो सामान भी क्या कहलाता है, हिंदी। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति है, निवासी है इस देश का, जिसका नाम हिंद है, तो उसका भी यदि हम रूपांतरण करें तो इसे हिंदी का अर्थ निकाल सकते। अब जाने कैसे कि जो हिंदी शब्द बना है वो बना है हिंद शब्द से। कि अब हिंद से आगे कैसे कैसे बना ये आगे बात करेंगे। एक उदाहरण देता हूं आपको कि मैंने एक शब्द लिखा, एक देश का नाम लिखा, जापान। जैसे भारत का नाम हिंदुस्तान है, वैसे ही छोटे नाम में उसको हिंद बोलते हैं, वैसे ही जापान भी एक देश का नाम है। अब यदि हम बात करें, जापान से शब्द बना जापानी। जैसे हिंद देश से क्या बना, हिंदी, तो वैसे ही जापान से क्या बना, जापानी। अब जापानी का अर्थ भी वही आ गया। जो व्यक्ति वहां का है और वो कोई बोल रहा है तो हम क्या कहते हैं कि वो एक जापानी बोल रहा है, यानी कि जापानी भाषा बोल रहा है, जापान देश की भाषा बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार से
यदि उसके पास कोई सामान है या हम कोई सामान वहां से मंगवाते हैं तो कहाँ का है, बोला ये वस्तु तो जापानी है। आपने कभी किसी गाने के माध्यम से सुना होगा कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। तो जापानी कहने का मतलब जापान में बना हुआ कोई भी सामान। वापस वही बात आ गई। और ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति को देख करके हम जैसे बोलते हैं, जैसे वो वहां का व्यक्ति है जापान का, तो उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, निवासी। ठीक, ये बात सब पर लागू होती है। देश का नाम है रूस, आजकल बड़ी चर्चा में है रूस। रूस से शब्द बना रूसी। अब रूसी क्या, रूस की भाषा भी रूसी है, रूसी का सामान जो है वो भी रूसी है, और रूस का रहने वाला भी रूसी है। और यही बात चीन के लिए भी कर ली थी। चीन से क्या बन गया, चीनी। और चीनी के बाद में यदि इसके अर्थ निकालें तो जो बोल रहा है वो उसकी भाषा। ये सब इस शब्द के अर्थ बता रहा हूँ आपको। जैसे जापानी है, रूसी है, चीनी है, तो ऐसे ही हिंदी है तो भाषा, भाषा के साथ साथ वहाँ का जो सामान है, वस्तु है, उसको भी हम यही कहेंगे। और इसी प्रकार से चीन का रहने वाला कोई व्यक्ति है, निवासी है वहाँ का, तो देखिए शब्द एक ही है लेकिन उसके संदर्भ अलग अलग हैं। यदि वो बोल रहा है तो हम कहते हैं ये चीनी बोल रहा है, यदि वहाँ का कोई सामान है तो हम कहते हैं ये चाइनीज है या चीनी वस्तु है। और इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में हम कहते हैं ये तो चीनी है। एक हिंदुस्तान में चीनी का अर्थ, भारत की संदर्भ की बात करें तो चीनी एक शक्कर का प्रारूप भी है जो गुड़ के रूप में या चीनी के रूप में हम काम में लेते हैं। ये यहाँ का अर्थ है, चाय में चीनी कम है, चाय में चीनी ज्यादा है। तो गौर कीजिए, एक ही शब्द के कितने कितने अर्थ प्रकट हो रहे हैं। यही बात लागू होती है कि हमारे पूरा देश का नाम एक हिंद के नाम से जाना गया, तो हिंद देश से ही यहाँ पर एक नई भाषा बनी, हिंदी। अब वो हिंदी कैसे बनी, किस रूप में आई, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। यदि हम भारत के नक्शे की बात करें तो थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं मैं आपको नक्शे के माध्यम से समझाने का। थोड़ा सा अभ्यास कम है ऑनलाइन में। थोड़ा सा प्रयास है मेरा कि नक्शे के माध्यम से समझा सकूं। तो आप देखिए ये भारत का नक्शा है, मैंने थोड़ा प्रयास किया है इसके माध्यम से आपको सिखाने के लिए। तो भारत में यहाँ पर आप यदि देखेंगे, ये जो क्षेत्र है ये जल भराव का क्षेत्र है। अरब सागर, हिंद महासागर जिसका आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर भी क्या है, समुद्र है। इधर भी देखें तो हमारे पास पानी ही पानी है और यहाँ पर भी समुद्र है। अर्थात यदि हम बाहरी लोगों से संपर्क करने की बात करें तो हमारे पास यहाँ से आने के लिए ये पानी की व्यवस्था कर रही है प्राचीन काल। अब यहाँ यदि ऊपर की तरफ चले तो यहाँ पर ये जो सारा का सारा ये है पर्वतीय क्षेत्र, और पर्वतीय क्षेत्र के बारे में आप जानते हो, जो हिमालय है वो है तो वो दुर्गम पहाड़ है। तो यहाँ से भी किसी के सीधे आगमन की कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पानी होने के कारण यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम पर जो बाहर के लोग आए, जिन्होंने बाहर से आना शुरू किया, वो लगभग लगभग इसी क्षेत्र से आए। आज जिसको हम अफगानिस्तान या जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर देखें तो फारस, जिसका प्राचीन नाम है पर्शिया। इसी प्रकार से ऊपर आगे 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 जाते जाएंगे तो आपको पूरा नक्शा आप देखेंगे, वहां पर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये जितने भी लोग आ रहे थे वो यहाँ इस रूप में उनका आगमन हो रहा। अब गौर कीजिएगा कि यहाँ हमारे नदियां बहती हैं। जैसे पंजाब का नाम भी इसीलिए पड़ा हुआ है कि 5 नदियों का जहाँ पर बहने का उद्गम था या बहने का काम होता था, तो वो 5 नदियां यहाँ बहती थी, इसलिए इसका पूरे क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा। अब यहाँ जो मुख्य नदी है, जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है उस समय, उस नदी का नाम है सिंधु। अब क्योंकि यहाँ के जो लोग चल कर के आते थे, जो फारस से आ रहा है, पर्शिया जिसका नाम है, अफगानिस्तान जिसको आज कहते हैं, पाकिस्तान जिसको बोलते हैं, काबुल कंधार जितने भी हैं, यहाँ से जितने भी लोग आते थे तो वो चलने से पहले यही कहते थे कि हम सिंधु जा रहे हैं। लेकिन समस्या उनकी ये थी
कि इस सिंधु में जो पहला वर्ण स है उसका उच्चारण वो स नहीं करके है किया गया। अब बोल तो अपने जान में वो क्या रहे हैं, सिंधु, लेकिन उनका उच्चारण जो होता था वो इस रूप में होता था, हिंदू। कहाँ जा रहे हैं, हिंदू जा रहे हैं, क्योंकि कहने का भाव था उनका भी नदी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचते थे व्यापार के सिलसिले में या किसी और रूप में। आक्रमण हम पर बहुत बाद में होने शुरू हुए, लेकिन भारतीय संस्कृति यदि अखंड भारत की बात करें तो बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। इधर से यदि आप बात करें अंडमान निकोबार, जावा, बाली, सुमात्रा, ये सब इंडोनेशिया, इधर से बात करें तो ये काबुल, कंधार, ये सब भारत का ही हिस्सा रहे हैं। तो ऐसे में वो जो लोग आपस में आना जाना का काम करते थे वो यहाँ जब पहुंचते थे तो उस रूप में वो बात करते थे, तो कहते थे वो सिंधु नदी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो बोलते क्या थे, सै का उच्चारण है करते थे और हिंदू। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसका उदाहरण आप समझें कि हमारे यहाँ भारत के अंदर और खास करके इस राजस्थान या पंजाब को टच करता जो हिस्सा है वहां पर एक संप्रदाय है बिश्नोई। उनके साथ यदि आपका वार्तालाप होता है तो आप देखिए कि उनके ऐसे शब्द जिनका पहला वर्ण स का हो तो वो स का उच्चारण नहीं करके ह का उच्चारण करते। उदाहरण इस रूप में समझें कि यदि उन्होंने हलवे का एक नाम है सीरा, तो सीरा नहीं बोल करके वो उसका उच्चारण करते हैं हीरा। ऐसे ही यदि पहला शब्द यदि वर्ण उनका है सड़क, तो वो सड़क नहीं बोल करके उनका उच्चारण अड़क। इसी प्रकार से और भी है, जैसे वो साइकिल नहीं बोल करके जो शब्द बोलते हैं वो हाइकल। अब इन में तीनों में समानता देखिए आप, यहाँ तीनों जगह स स स चल रहा है और यहाँ पहला उच्चारण है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो सिंधु नदी थी उस सिंधु का उनका उच्चारण था हिंदू। अब देखिए कि परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, तो ये बात भाषा पर भी लागू होती है। तो वो जो नाम बोलते थे सिंधु नहीं बोल करके क्या बोलते थे, हिंदू। हिंदू से धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया हिंद, और हिंद से धीरे धीरे ये शब्द बन गया हिंद। और जैसा कि अभी मैं आपको बताया था कि हिंद से ही शब्द क्या बन गया, हिंदी। तो इस प्रकार से ये बदलाव इसके अंदर आया। जो मूल शब्द था सिंधु, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंद और हिंद से बन गया हिंद, और हिंद के बाद हिंदी शब्द का उच्चारण हुआ। तो इस क्रम में यदि हम देखें तो ये भाषा हमारी इस रूप में सामने हमारे आई। अब दूसरी बात कि इस भाषा में जिसका हमने नाम दिया है हिंदी, इसमें भी बहुत से भेद देखने को मिलते हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी के हिसाब से। लेकिन जो हमारे पाठ्यक्रम की व्यवस्था है उसके अंदर विशेष रूप से जो हिंदी है उसका नाम है पश्चिमी हिंदी। इसी का एक नाम और है खड़ी बोली। बोली की बात भी हम आगे करेंगे हम। अब खड़ी जो शब्द है इस पर कई विद्वानों का आधार ये है कि ये वास्तव में शब्द था खरी। खरी समझ रहे हो, जो शुद्ध है, कहते हैं ना सोना है, खरा सोना है, तो वैसे ही खरी शब्द किस लिए आया, शुद्ध के लिए। लेकिन बहुभाषिक उच्चारण इस रूप में हुआ तो खरी की जगह वो शब्द प्रसिद्ध हो गया खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है पश्चिमी हिंदी। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भारत का ये जो क्षेत्र है, खास करके यदि हम इस पूरी व्यवस्था को बात करें तो ये इधर का क्षेत्र हो गया पूर्व, इधर का हो गया पश्चिम। तो आप देखोगे कि राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इसी क्रम में और आगे चलें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये इतने बिहार तक आते आते यहाँ पर बाहुल्य के अंदर सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले, और भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी सबसे ज्यादा यहाँ पर भी है। तो आज यदि हम बात करें तो शुद्ध रूप से 70 से 75 करोड़ लोग भारत के अंदर हिंदी का प्रयोग करते हैं, लिखने में भी, बोलने में भी, सुनने में भी, समझने भी। हालांकि पूरे भारत के अंदर सभी जगह, चाहे बंगाल चले जाओ, चाहे सेवन सिस्टर्स जिसको कहा गया है, असम है, मेघालय है, वहां पर भी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो केरल में भी, इधर देखेंगे तो आप उड़ीसा में भी। तो कहने का मतलब है हिंदी लगभग सब जगह है, लेकिन बहुतायत जो हिंदी को बोलने वाले लोगों की वो यहाँ है। और ये क्षेत्र जो है वो भारत का पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। तो इस क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया पश्चिमी हिंदी। अब जो बात आती है कि कोई बोली जो है वो भाषा कब बनती है, इसके बारे में हम बात करेंगे।
तो बोली जो है वो प्रारंभिक अवस्था होती है किसी भाषा बनने की, उसको बोलने वाले संख्या पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये मानक नहीं है कि जिस बोली को बोलने वाले लोग ज्यादा होंगे तो वो भाषा बन जाएगी, या जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया के अंदर बोली जाती है, तो वह वो भाषा बन जाएगी। ऐसा नहीं है। एक बढ़िया उदाहरण आप इसी से ले सकते हैं कि पंजाब आपका जो राज्य है, यदि आकार की दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें, तो राजस्थान की तुलना में बहुत छोटा है। आप भी जानते हैं इस बात को। अब पंजाब में जहां पर लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, 2.5 से 3 करोड़ हैं, वहीं पर यहाँ पर 6 से 7 करोड़ के करीब लोग रहते हैं। ठीक वैसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे आपको बताया है, ये छोटा है, और जबकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन आप गौर करें कि राजस्थान में जो बोली जाने वाली है वो राजस्थानी है। इसको मारवाड़ी भी कहते हैं, कोई अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं, लेकिन ये राजस्थानी केवल एक बोली है। जबकि पंजाब की जो है अपनी एक भाषा है जिसका नाम है पंजाबी, और वो एक भाषा है। तो इस भाषा को बोलने के लिए, उस भाषा की व्यवस्था को जानने के लिए हम क्षेत्रफल के बारे में, उसके आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, उसके मानकीकरण की बात करते हैं, तब आप समझेंगे कि वास्तव में ये भाषा क्या है। तो आप देखिए कि राजस्थान जो है वो बड़ा होने के बावजूद उसकी राजस्थानी भाषा नहीं है, वो केवल बोली है। जबकि पंजाब क्षेत्रफल में भी छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा है, लेकिन यहाँ की भाषा है। अब पूरे भारत में ऐसी 22 भाषाएं हैं। अब गौर करना कि भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ये जो 22 भाषाएं हैं, इनको ये नाम दिया गया है। शब्द से पहचान जाएंगे आप, राजभाषा। अब राजभाषा क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो राज का मतलब यहां है सरकार। अब सरकार अपना काम कैसे करती है? सरकार के अपने अपने हर जगह पर, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में क्या है? कार्यालय। कार्यालय में कौन है? कर्मचारी। अब जो कर्मचारी हैं वो जिस भाषा में बात करते हैं, जिस भाषा में उनके पास पत्राचार होता है, आप चाहे पत्र लिखते हैं, चाहे आपके पास कोई डाक पहुंचती है, तो वो कर्मचारी जो है वो द्विभाषी व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हैं। और कीजिएगा, उनकी व्यवस्था किस पर है? द्विभाषी। जैसे हम पंजाब की ही बात करें तो आपके पास जो पत्र पहुंचते हैं, या आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे जाते हो, तो या तो वहां पर पंजाबी में लिखा हुआ है, और दूसरी चीज जो है वो यहाँ अंग्रेजी में। ठीक वैसे ही यदि आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां पर एक जो आपको लिखा मिलेगा वो मराठी में मिलेगा, और दूसरा अंग्रेजी में मिलेगा। क्योंकि जैसे पंजाब की पंजाबी भाषा है, वैसे ही महाराष्ट्र में मराठी है। ऐसे ही तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ है। ठीक वैसे ही यदि आप पड़ोसी बात करें हरियाणा की, या बात करें राजस्थान की, तो आप इसको समझें कि यहाँ इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है। ना हरियाणा की, हाँ बोली जरूर है, हरियाणा की हरियाणवी बोली है, राजस्थान की राजस्थानी बोली है, लेकिन भाषा नहीं है। तो अब यहाँ पर द्विभाषी कैसे होगा? तो उनके लिए एक जो भाषा रहेगी हिंदी, और दूसरी रहेगी अंग्रेजी। तो यदि हम मोटे रूप में समझें तो जो 22 हमारी राजभाषाएं हैं वो अपने अपने राज्यों के हिसाब से है। पंजाब की पंजाबी है, महाराष्ट्र की मराठी है, ऐसे ही तमिलनाडु की तमिल है, या केरल की मलयालम है। इस रूप में ये भाषा चलती रहती है। लेकिन जहां पर उनकी अपनी भाषा नहीं है उन राज्यों की, वहां पर उनका हिंदी के माध्यम से काम चलता है। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि अंग्रेजी सब जगह अनुवाद आपको मिलेगा। चाहे आप पंजाब में हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में हैं, चाहे आप राजस्थान में हैं, चाहे आप हरियाणा में हैं, कार्य जो चलता है वो द्विभाषी व्यवस्था में चलता है। तो अंग्रेजी सब जगह है। ये शायद अंग्रेजों का प्रभाव है, या हमारी उस मानसिक गुलामी का प्रतीक है इस समय भी, कि इतनी बड़ी जनसंख्या बोलने वाली है, 70 से 75 करोड़ लोग हिंदी को बोलने समझने वाले हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी भी एक भाषा के रूप में ये राजभाषा ही है। राष्ट्रभाषा का दर्जा इसको नहीं मिला है, ये एक अलग विषय है, लेकिन हम बात केवल भाषा की कर रहे हैं। तो इस रूप में आप समझ गए होंगे कि द्विभाषी कार्यक्रम चलता है। जितने भी सरकार के कार्यालय हैं, और सरकार का नाम ही राज है, क्योंकि राज करती है वही, तो उसी से बन गया राजभाषा।
यदि इसकी बात करें तो राज की भाषा, सरकार की भाषा, और वो कार्यालयों के माध्यम से हम तक पहुंचती। तो ये एक व्यवस्था इस पूरे के अंदर रहती है। अब कि कोई भी भाषा जो है वो हिंदी या दूसरे रूप में जब जाने तो कैसे बनती है, इसकी बात हम करते हैं। तो इसके लिए आज भाषा के बाद में नया जो हमारा काम है वो है लिपि। अब देखें कि जितनी भी भाषाएं बनती है उनका होता है लिपि, और लिपि का मतलब है उसको लिखने की प्रक्रिया क्या रहती है, उसका लेखन का स्वरूप कैसा होगा, कोई वर्ण है वो कैसे लिखा जाएगा, ये जब निश्चित कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है, तब उसी का नाम रख दिया जाता है लिपि। जैसे हमारी भाषा है हिंदी, तो हिंदी की यदि कोई आपसे पूछे कि लिपि क्या है, तो हिंदी की लिपि जो है वो दो शब्दों में बताई गई है। मूल शब्द जो था वो था देवनागरी, आजकल इसको नागरी भी कहा जाने लगा। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग पंजाब में हैं और पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी की यदि लिपि की बात करें तो आप बोल गए होंगे मेरे से लिखने से पहले ही, वो क्या है, गुरुमुखी। अब फिर गौर करना, पूरे पंजाब में जो लिपि है जिसकी भाषा हमने पंजाबी कही है उसकी गुरुमुखी है, लेकिन यदि आप देखें तो जो दोआबा क्षेत्र है या अमृतसर का क्षेत्र है या और दूसरे क्षेत्र है, वहां पर एक अलग पंजाबी का पुट है, एक अलग पंजाबी की शैली है, वो गुरुमुखी नहीं है लेकिन वो पंजाबी जरूर है, पर वो भाषा के अंदर मान्य नहीं है। तो जो गुरुमुखी के अंतर्गत स्वीकार की गई है, जिसका लेखन का तरीका स्वरूप तय कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया है, उसको ही लिपि नाम दिया गया है। तो पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी। वैसे ही हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी या नागरी। अब बात करते हैं हम कि देवनागरी वास्तव में इसका नाम क्यों पड़ा। तो यदि हम अपने प्राचीन शिलालेख देखते हैं जो आज से लगभग 1500 से 2000 साल पुराने हैं, तो एक यंत्र होता था, जैसे उपकरण आपने देखा होगा, तेसी है, करनी है, हथौड़ी है, कील है। तो इसी क्रम में एक यंत्र का नाम देवनगर। गौर करना कि देवनागरी नाम कहाँ से आया, तो एक यंत्र का नाम है देवनगर, जिसके अंदर निश्चित रूप से गढ़ाई होती थी। जैसे आपने टाइपराइटर देखा होगा तो उसके अंदर ABCD का जो क्रम है, या तो कवर्टी पैड बोलते हैं, QWERTY अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, तो फिक्स है। आप के भारत में नहीं, विदेश में भी कहीं भी जाएंगे तो भी आपको जो की पैड है वो इसी प्रकार का मिलेगा, टाइपराइटर है उसकी व्यवस्था ऐसी ही मिलेगी, वो फिक्स है। तो वैसे ही वो एक यंत्र था जिसका नाम देवनगर था, वो बिल्कुल फिक्स था। अब उसके अंदर क्या होता था कि कोई सिंबल दे दिए जाते थे इस तरीके के, केवल बता रहा हूँ सिंबल रूप में आपको। तो प्राचीन शिलालेख यदि आप देखोगे तो उनके अंदर आपको खुदाई के रूप में ऐसा मिलेगा, उकेरा गया है जिनको, तो ऐसे मिलेंगे। तो ये जो उनके पत्थरों के ऊपर खुदाई की जाती थी, उकेरा जाता था, वो उस यंत्र से, ताकि कोई बदलाव नहीं आए। जैसे आप यदि आप अशोक के शिलालेख देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर, क्योंकि भारत जैसे अभी मैंने बताया था अखंड था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो वो जो आप इराक ईरान में जाकर के देखेंगे खुदाई, तो भी उसी प्रकार का पैटर्न मिलेगा, वैसा ही लिखा मिलेगा। और वही यदि आप उड़ीसा की तरफ जाते हैं तो भी आपको वैसा ही लिखा मिलेगा। तो क्योंकि यंत्र में जो एक व्यवस्था होती है वो फिक्स होता है, तो वही चीज यहाँ लागू थी। तो उस समय जो लिखने का काम होता था वो उस यंत्र से होता था, उसी यंत्र के नाम पर इसका नाम पड़ गया देवनागरी, पहला नाम हो गया। अब दूसरी व्यवस्था आ गई है नागरी के लिए। तो इसके लिए वापस एक बार बात करते हैं कि नागरी शब्द का अर्थ क्या है। कोई आप में से यदि दिमाग लगाया हो, कभी आपने नाम तो आया है, बहुत बार सुना होगा आपने देवनागरी, नागरी। तो नागरी जो शब्द बना है वो शब्द बना है नगर शब्द से। अब जान लें कैसे, कि सभ्यता की दृष्टि से देखें तो एक हमारी सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है, और दूसरी जो है वो नगरीय सभ्यता है। आप समझ गए होंगे आप, ये दोनों ही क्या हैं, सभ्यताएं हैं, एक ग्रामीण सभ्यता और दूसरी नगरीय सभ्यता। तो जैसा कि ग्रामीण परिवेश होता है, थोड़ा सा साधनों का अभाव होता है, सुविधाएं भी थोड़ी कम होती हैं, वहीं पर नगर जो है, शहर जो होते हैं, उनके अंदर यही सुविधाएं बढ़ जाती है, बाजार बन जाता है।
तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि हम शिक्षा का प्रचार प्रसार भी देखें, सुविधाओं की बात करें, तो यहाँ पर इनकी अधिकता होती है। सुविधाएं, और सुविधाओं का मतलब केवल एक नहीं, शिक्षा की भी है, चिकित्सा की भी है, अन्य सामानों की भी है, जबकि यहाँ पर इनकी थोड़ी सी न्यूनता होती है। तो ऐसी अवस्था में नगर के जो रहने वाले लोग थे, उनके द्वारा जो बोली जाती थी या भाषा प्रयोग में ली जाती थी, उसके आधार पर इसका नाम पड़ गया नगर। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का विस्तार भी ज्यादा है, यहाँ पर तो व्यापार भी ज्यादा है, यहाँ पर दूसरे काम भी ज्यादा है, तो इसलिए इन लोगों के द्वारा जो वार्तालाप का प्रयोग किया जाता, जो संभाषण किया जाता था, उनके कारण इसका नाम पड़ गया नागरी। तो जैसे हिंदी शब्द का अर्थ था, वैसे ही नगर की भाषा, नगर का निवासी, और नगर में बना हुआ सामान, ये इसके अर्थ होते हैं। तो बाकी चीजें तो एक बार हम छोड़ दें, लेकिन बात करें यहाँ पर भाषा की, तो उन पढ़े लिखों की, शिक्षित लोगों की जो भाषा थी वो नागरी। दूसरी एक और बात, इसी नागरी का एक अर्थ ये भी होता है चतुर। तो जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, सीखता है, वैसे वैसे उसको बोलने का, कहने का तरीका सीखता है, ज्यादा आता है, बेहतर बात, अपनी बात को बेहतर तरीके से वो रख सकता है, लेकिन साथ साथ उसके अंदर थोड़ी सी चालाकियां भी आ जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में आपने कभी सुना होगा कि राधा नागरी सोई जातन की दुखी परे श्याम हरित दुखी होए। तो राधा को नागरी कहा गया था, तो वो चतुर है, होशियार है, तो वो नागरी शब्द का प्रयोग उसके लिए हुआ है। तो वैसे ही नगर में रहने वाले लोगों के लिए भी नागरी शब्द का प्रयोग हुआ, और वही बात भाषा पर भी लागू हो गई। तो इस क्रम में नागरी शब्द प्रचलन में आ गया। तो देवनागरी या नागरी, दोनों की कहानी मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। देवनागरी का मतलब जो देवनगर यंत्र विशेष से जो जिनको करने का काम शुरू हुआ था, और बाद में धीरे धीरे पेन हो गए, पेंसिल हो गई, उनसे लिखने का काम, एक पैटर्न उनको समझ में आ गया, और दूसरा उसका नाम नागरी। अब दूसरी बात, तो जो लिपि है, आपको बताया था, ये तय होती है मानक स्वरूप से। मानक स्वरूप कहने का मतलब वही, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, अभी टाइपराइटर है या कीबोर्ड है, तो उसका एक निश्चित डिजाइन होता है। तो वैसे ही यदि आप कहीं पर भी हिंदी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उदाहरण देता हूं कि यदि आप ये पढ़ रहे हैं तो क्या है अ, और यदि ये पढ़ रहे हैं तो क्या है आ। ठीक वैसे ही ये जो आपका वर्ण है क, ये है आपका का, और यही बात ये म, ये मा, ऐसे ही ये र, ये रा, ऐसे ही आगे आगे ये चलते जाते हैं। तो ये फिक्स है, आप हिंदी जब भी पढ़ोगे तो वो इसी रूप में आपको लिखने का तरीका मिलेगा। इसी क्रम में यदि हम देखें, तो आज से लगभग 40 साल पहले यदि वर्ण की बात करें, तो एक अलग प्रकार का वर्ण आपको दिखाई देता था। आप में से शायद जानेंगे ही नहीं कि ये क्या है। इसी क्रम में यदि हम बात करें, तो ये एक वर्ण है। ऐसे ही एक और वर्ण की आपको मैं याद दिला देता हूँ, आप यदि इसको देखेंगे तो आप बेहतर समझेंगे। ऐसे ही है, ये दो तीन मैंने उदाहरण रखे हैं कि मानकीकरण क्या होता है, मानक स्वरूप क्या होता है। तो इन दो तीन वर्णों की बनावट देखें। अब ये जो था, ये भ्रमित करने वाला वर्ण था, क्योंकि जैसे ही एक डंडा ही आपने लगाया तो ये प्र, जैसे प्रकाश, प्रभाव, प्रकार, ऐसी ध्वनि देता है। यहाँ दो डंडे लगे हुए हैं, यहाँ पर एक ही लगा हुआ है। गलती से या जल छात्र ने ध्यान नहीं दिया, लिखने वाले ने ध्यान नहीं दिया, एक ही लग गया तो वो कुछ अलग लिखा जाएगा। लेकिन वास्तव में ये वर्ण जो था, इसकी बात कर रहा हूं, तो ऐसा टिपिकल होने के कारण इसको सुविधाजनक बना दिया गया और रूप बदल दिया गया इसका, ये बना दिया। अब जैसे आप गौर करें, एक तरफ तो आप लिख रहे हो अचार, और मान लो ये होता और गलती से ये लिखा जाता, तो लिखना तो उसने अचार ही था, लेकिन क्या लिखा गया, प्रचार। ये केवल इस भ्रम के कारण कि यहाँ एक डंडा लगाए या दो डंडा लगाए। तो ऐसे जो भ्रमित करने वाले वर्ण थे, उनका एक अलग स्वरूप बना दिया गया, जैसे अभी आपको ए का उदाहरण दिया। इसी प्रकार से ये वर्ण, यदि आज के समय में आप इसको ऐसा लिखते हो
तो ये र और व ऐसी ध्वनि देता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि आपका एक शब्द है, तो चिड़िया सुबह चहकती हैं भोर काल में, उसको क्या कहते हैं? कलरव। अब गौर कीजिएगा, ये अल यहाँ है। अब बहुत से जो विद्यार्थी हैं, इसको ऐसा नहीं लिख करके ऐसा कर देते हैं। अलग अलग तरीका है, लेकिन अब जो नया मानक स्वरूप आया है, तो ये रव ही पढ़ा जाएगा यदि आपने इसको ऐसा नहीं लिखा। तो गौर कीजिएगा, ये यहाँ से यूं चला, ये यहाँ से यूं चला, और ये दोनों आपस में मिल जाने चाहिए, तब ये ख बनेगा। जैसे अभी यदि आपको खरा शब्द लिखना है, तो ये मिला हुआ होना चाहिए। खरा लिखो चाहे खरी लिखो। तो ये यदि ये यहाँ से रह के ये ध्वनि यहाँ पर नहीं मिली हुई है ये लाइन, तो ये रव की ही ध्वनि देगी। तो ऐसा भेद नहीं रहे, ऐसी परेशानी नहीं हो, तो इसलिए इसको हटा करके यह कहा गया कि इस पूरी रेखा को यहाँ तक मिला दिया जाए। ऐसे ही ये वर्ण आप पढ़ रहे हो, इसमें भी यही व्यवस्था है कि यदि देखें तो 2 पाई लगी हुई है इसके अंदर, तो यदि एक ही लगा दी तो ये तो राह बन गया। जबकि वास्तव में आप जाने कि ये जो वर्ण हमारा है ये ण है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यदि ये पढ़ते हैं कणक, अब वही बात यहाँ पर है, भ्रमित हुए छात्र ने मान लो वो लिखना था, दो पाई लगानी, फिर एक ही लगी, तो ये क्या बना? कराक। लिखना क्या चाहता था? कणक, लेकिन लिखा क्या गया? कराक। तो ऐसा भ्रम ना रहे, इसके लिए इसका मानक स्वरूप तय किया गया कि भविष्य में जब लिखा जाएगा, और ये जो व्यवस्था थी ये लगभग 40 साल के आसपास पहले थी, यानी कि 1980 या 75 के आसपास की यदि आप कोई पुस्तक देखेंगे, तो आपको 40 साल पहले की पुस्तकों में, 50 साल पहले की पुस्तकों में ये वर्ण आपको ऐसे लिखे। तो ये कराक नहीं होकर के इस ध्वनि में करके इसको ण मान लिया गया। ऐसे ही यदि इसकी ध्वनि देखें, तो ये और एक ऐसा ही वर्ण और है। अब यहाँ देखें, अब दोनों में तो बनावट लगभग एक जैसी है। एक में यहाँ शिरोरेखा चल रही है, एक में यहाँ पर ऐसे चल रही है। तो ऐसा भ्रम कि कहाँ पर ये क्या है, तो ये हटाने के लिए व्यवस्था क्या की गई कि इसको ऐसा बना दिया, यानी कि ये घुंडी यहाँ है, ये आपको लगानी पड़ेगी। तो ये ध, जैसे आप बोलते हो ध धनुष, या है धनवान, तो ये शिरोरेखा के साथ ये घुंडी नहीं लगाओगे तो ये फिर ध की घ देगा। अब ये जो वर्ण है, जैसे आप पढ़ते हो तो घड़ी, या क्या पढ़ते हो? घर। तो इस रूप में ये लिपि का मानकीकरण होता है। एक मानक स्वरूप जो जिसका बन गया, अभी कौन सा वर्ण कैसे लिखा जाएगा, कैसे प्रारूप में लिखा जाएगा, कैसे उसकी व्यवस्था रहेगी, उस चीज को जानने के लिए, उस चीज को सीखने के लिए आपको इसकी लिपि का ज्ञान दिया जाता है। तो लिपि का हमारा नाम है देवनागरी या नागरी, ये ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूं कि आपने आज भाषा क्या है और लिपि क्या है इसके बारे में कुछ नया जाना होगा, और भविष्य में और भी बेहतर इसको बताने का प्रयास हमारा रहेगा। नए नए टॉपिक जैसे आएंगे तो उसके मूल से शुरू करके कि वास्तव में वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक उसको आगे हमने सीखा है, उस व्यवस्था को कहाँ तक हम लेकर के आए हैं, तो वो बताने का हमारा प्रयास रहेगा। आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे इस चैनल को यदि आपने देख लिया है, समझ लिया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में, आने वाली क्लासेस के बारे में आपको सूचनाएं मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यार्थी।